3 पाउंड का कर। लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग पर आधारित। कक्षा 7। शिक्षिका स्वाति राय। प्रस्तावना। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। सन 1887 में वे मैट्रिक की परीक्षा पास किए। 1888 में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन चले गए। सन 1891 में इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। इन्हें हम मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं। बैरिस्टर की डिग्री हासिल कर गांधी जी कुछ वक्त के लिए मुंबई में वकालत करते रहे, परंतु जल्द ही वे वापस राजकोट लौट गए। गांधी जी के बड़े भाई लक्ष्मीदास पोरबंदर दरबार के सचिव एवं परामर्शदाता थे। एक बार उन पर गलत परामर्श देने का आरोप लगा। तब लक्ष्मीदास जी ने गांधी जी को एजेंट के पास बात करने के लिए भेजा, किंतु एजेंट के दुर्व्यवहार से गांधी जी अत्यंत आहत हुए। साथ ही उनकी वकालत में भी बाधाएं आने लगी। ऐसी स्थिति में सन 1893 में लक्ष्मीदास को दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक पत्र मिला, जिसमें बैरिस्टर गांधी को फर्म के मामले में पैरवी करने साउथ अफ्रीका भेजने का प्रस्ताव था। वहाँ बैरिस्टर गांधी को 1 वर्ष के भीतर अपना कार्य समाप्त करना था, किंतु वहाँ पहुंचकर गांधी जी ने हिंदुस्तानियों की स्थिति को देखते हुए 22 अगस्त 1894 को नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष अब्दुल्ला आदम चुने गए। इस संस्था का उद्देश्य साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों पर हो रहे अन्याय का विरोध करना था। यही कारण था कि जहां गांधी जी केवल 1 वर्ष के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, वहीं वे पूरे 21 वर्ष बाद देश लौटे। अध्याय। गांधी जी कहते हैं कि उपनिवेशों में पैदा हुए हिंदुस्तानी और मुहर्रिर नेटाल इंडियन कांग्रेस को अपनाकर उसमें शामिल हो चुके थे, किंतु वहाँ रहने वाले गिरमिटिया समाज में अब भी कांग्रेस के प्रति प्रेम और विश्वास की कमी थी। उन गिरमिटिया और मजदूरों में कांग्रेस के प्रति विश्वास तभी उत्पन्न होता जब कांग्रेस उनके लिए कुछ करती। ऐसे में एक दिन अचानक बाला सुंदरम नामक एक मद्रासी हिंदुस्तानी गांधी जी से मिलने आया। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह थर-थर काँप रहा था। उसके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे और मुख से खून बह रहा था। किसी बात पर नाराज होकर उसके मालिक ने उसे बुरी तरह मारा था। गांधी जी बाला सुंदरम का मुकदमा अपने हाथों में लेते हैं, किंतु गांधी जी का मकसद बाला सुंदरम को उसके मालिक से आज़ाद कराना था, न कि मालिक को सज़ा दिलाना। जब गांधी जी ने गिरमिटियों से जुड़े कानून की जांच की तो उन्हें पता चला कि यदि कोई गिरमिट अपने मालिक को छोड़ दे तो उस पर फौजदारी का मुकदमा दायर होता है और उसे दंड स्वरूप कैद तक भुगतना पड़ेगा। उस समय गिरमिटिया मालिक की मिल्कियत माना जाता था। इसी नियम के कारण सर विलियम हंटर ने इसे गुलामी जैसी स्थिति की संज्ञा दी थी। अब गांधी जी के पास बाला सुंदरम को छुड़ाने के 2 ही तरीके थे। पहला, गिरमिटिया कानूनी अधिकारी उसका गिरमिट रद्द कर दे या किसी दूसरे के नाम लिखा दे। दूसरा, मालिक स्वयं उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। अतः गांधी जी बाला सुंदरम के मालिक से मिलकर कहते हैं, मैं आपको सज़ा नहीं दिलाना चाहता। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसे बुरी तरह मारा गया है। यदि आप इसका गिरमिट किसी अन्य के नाम लिख दे तो मुझे संतुष्टि होगी। मालिक के सहमत होने पर गांधी जी उसके लिए एक नया अंग्रेज मालिक तलाशने लगते हैं और जल्द ही उन्हें अपनी पहचान के अंग्रेज़ों में से एक ऐसा अंग्रेज मिल गया जिसने बाला सुंदरम को अपने पास रखना स्वीकार कर लिया। मजिस्ट्रेट ने भी
मालिक को दोषी मानते हुए बालासुंदरम का गिरमिट दूसरे के नाम लिखना स्वीकार कर लिया। इस बात से गांधी जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई और इसके बाद गांधी जी के कार्यालय में गिरमिटियों का तांता लग गया। गिरमिट दरअसल इस शब्द का मतलब है परमिट, जो कि इसका परमिट का अपभ्रंश रूप है। इसका अर्थ होता है बंधक मजदूरी का इकरारनामा। आगे गांधी जी कहते हैं कि जब बालासुंदरम उनसे मिलने आया था तब उसने अपना साफा उतारकर हाथों में लिए उनके सामने उपस्थित हुआ। इस घटना में अत्यंत करुणा और अपमान मिश्रित था। जब भी कोई गिरमिट या हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज के घर जाते तो अपनी पगड़ी, टोपी या साफा उतार लेते थे। शायद इसी वजह से बालासुंदरम भी उनके सामने इस प्रकार आया था। गांधी जी इस घटना से अत्यंत शर्मिंदा हुए और उन्होंने उसे अपना साफा बांधने के लिए कहा, जिससे वह मन ही मन प्रसन्न हुआ। गांधी जी के लिए यह समझना अत्यंत कठिन था कि कैसे कोई दूसरे को अपमानित कर खुद को सम्मानित समझ सकते हैं। इस घटना के बाद गांधी जी ने गिरमिटिया समाज की स्थिति का गहन अध्ययन किया, क्योंकि उन पर जो कर लगाया गया था उसके विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा था उसमें यह अध्ययन अत्यंत आवश्यक था और सहायक भी सिद्ध होने वाला था। अतः 1894 में नेटाल सरकार ने हिंदुस्तानियों पर 25 पाउंड अर्थात 345 रुपये का कर लगाने का कानून लाया था। इसे गांधी जी ने स्थानीय कांग्रेस के समक्ष रखा और कांग्रेस ने इसके खिलाफ आंदोलन का प्रस्ताव पास किया। चलिए अब जानते हैं किस प्रकार से गिरमिटिया प्रथा की शुरुआत हुई। दरअसल 1860 में जब नेटाल के लोगों ने देखा कि वहाँ की ज़मीन में ईख की खेती अच्छी हो सकती है तो उन्होंने मज़दूरों की तलाश शुरू की। वे जानते थे कि बिना अच्छी ईख के शक्कर का उत्पादन नहीं किया जा सकता, किंतु नेटाल में रहने वाले हबशी इस मजदूरी के करने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने भारत सरकार अर्थात तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर हिंदुस्तानी मजदूरों को वहाँ ले जाने की अनुमति ले ली। इसके लिए उन्होंने मजदूरों को कई प्रलोभन दिए, जैसे बंधन केवल 5 वर्ष के लिए होगा, उसके पश्चात उन्हें वहाँ बसने और भूमि का स्वामी बनने का भी अधिकार मिलेगा। दरअसल इसके पीछे गोरों की मंशा यह थी कि 5 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदुस्तानी मजदूर जमीन जोते और अपनी परिश्रम का लाभ नेटाल को दे। हिंदुस्तानी श्रमिकों ने कठोर परिश्रम कर खूब साग सब्जियां बोई, भारत की उत्तम तरकारियां और आम पैदा किए, जिससे नेटाल में साग सब्जियों की कीमत कम होने लगी। साथ ही उन्होंने व्यापार आरंभ किए, ज़मीनें खरीदी, जिससे कई मजदूर ज़मींदार और मकान मालिक बन गए। अब वहाँ स्वतंत्र व्यापारी भी आकर अपना व्यापार करने लगे थे, जिनमें स्वर्गीय सेठ अबू बकर आमद पहले व्यापारी थे। वहाँ उनका व्यापार खूब जम गया था। यह सब देख गोरे हैरान थे, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तानियों के कारोबारी शक्ति का अनुमान नहीं था। गोरे व्यापारी हिंदुस्तानियों की प्रतिद्वंदिता नहीं सह सकते थे। इसी बात से वे हिंदुस्तानियों के विरोधी हो गए, जिसमें दूसरी कई चीज़ों मिल गई, जैसे कि उनका रहन सहन, कम लाभ में भी संतुष्टि, उनकी सादगी, घर आंगन की स्वच्छता के प्रति लापरवाही, आरोग्य नियमों की पालना में आलस्य, अलग अलग धर्म आदि।
उनके इस विरोध का प्रकटीकरण मताधिकारों को छीनने और गिरमिटियों पर कर लगाने के कानून के रूप में सामने आया। उन्हें कई प्रकार से तंग किया जाने लगा। इसी दिशा में पहला सुझाव यह था कि गिरमिट पूर्ण होने से पहले ही हिंदुस्तानी मजदूरों को ज़बरदस्ती वापस भेजा जाए ताकि उनके इकरारनामे की अवधि हिंदुस्तान में पूरी हो। परंतु भारत सरकार अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट इस सुझाव के पक्ष में नहीं थी। दूसरा सुझाव इस प्रकार था, मजदूरी का इकरारनामा पूर्ण होते ही गिरमिटियाँ पुनः लौट जाए, अथवा दूसरा, प्रत्येक दूसरे वर्ष नया गिरमिटिया लिखवाए और ऐसे में हर बार उसके वेतन को बढ़ाया जाए। तीसरा, यदि वह वापस नहीं लौटता और न ही नया इकरारनामा लिखता तो हर साल वह 25 पाउंड का कर दे। सर हेनरी बिन्स और मिस्टर मेसन का डिप्यूटेशन इन सुझावों को स्वीकार करने हेतु हिंदुस्तान भेजा गया। उन दिनों लॉर्ड एल्विन हिंदुस्तान के वाइसराय थे, जिन्होंने 25 पाउंड का कर अस्वीकार कर सिर्फ 3 पाउंड अर्थात 45 रुपये का कर लेने की स्वीकृति दे दी। गांधी जी इसे वायसराय की बहुत बड़ी भूल मानते हैं, क्योंकि 3-4 वर्ष बाद यह कर प्रत्येक गिरमिट मुक्त हिंदुस्तानी की पत्नी, उसके 16 अथवा उससे अधिक वर्ष के पुत्र और 13 या उससे अधिक उम्र की पुत्री से भी लेना तय किया गया, जिससे पति पत्नी और 2 बच्चों वाले परिवार से, जिसमें पति को अधिकाधिक 140 शिलिंग प्रति मास मिलते हों, उनसे 12 पाउंड अर्थात 180 रुपये कर लेना अत्याचार ही था। नेटाल इंडियन कांग्रेस ने इस कर का जमकर विरोध किया। यदि वे चुप रहते तो शायद वायसराय 25 पाउंड भी मंजूर कर लेते। यह कांग्रेस के आंदोलन का ही परिणाम था कि 25 पाउंड के बदले 3 पाउंड का कर लगा। गांधी जी मानते हैं कि यदि कौम पराजय स्वीकार कर लेती और कांग्रेस संघर्ष न करती तो वह कर आज तक गिरमिटिया हिंदुस्तानियों से वसूल होता और इसका कलंक स्थानीय हिंदुस्तान को लगता।